और भाई, हो गया झाड़ू पोछा बर्तन। चलो, अब ये वीडियो देखो। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, मतलब कि डिसइंटीग्रेशन के क्या क्या नतीजे थे। तो इसमें बेसिकली 3 कॉन्सिक्वेंसेस ही बताए हुए हैं। पहला कि कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई। दूसरा, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पावर रिलेशन काफ़ी चेंज हो गया। मतलब कि पहले यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही पावरफुल ब्लॉक्स थे, लेकिन यूएसएसआर ख़त्म होने के बाद सिर्फ यूएसए ही बचा। तो अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ही डोमिनेट कर रही थी पूरी दुनिया में। थर्ड, यूएसएसआर खत्म होने के बाद काफ़ी नई कंट्रीज इमर्ज हुई। सी, यूएसएसआर 15 कंट्रीज से मिलकर बना था। इन 15 कंट्रीज की खुद की इतनी कोई खास आइडेंटिटी नहीं थी, ये यूएसएसआर के थ्रू ही पहचानी जाती थी। लेकिन अब ये टूटने के बाद ये 15 कंट्रीज खुद की आइडेंटिटी के साथ, खुद के एस्पिरेशंस के साथ इमर्ज हुई। इन सब के बाद अपना अगला टॉपिक आता है शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम्स। शॉक थेरेपी एक प्रोसेस था जिसमें ट्रांजिशन हो रहा था सोशलिस्ट सिस्टम से डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में। यह ट्रांजिशन वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के इन्फ्लुएंस के अंदर हो रहा था। इस ट्रांजिशन में फ्री ट्रेड रिजाइम और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मेन चेंजेस थे। इसी टॉपिक से अपना अगला टॉपिक आता है शॉक थेरेपी के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। शॉक थेरेपी में सोशलिस्ट सिस्टम से कैपिटलिस्ट सिस्टम पे आ रहा था सब कुछ। इसी की वजह से हमें हिस्ट्री का सबसे बड़ा गैराज सेल देखने को मिला। 90% इंडस्ट्रीज कौड़ी के दामों पर प्राइवेट कंपनीज और इंडिविजुअल्स को बेच दी गई थी। रूबेल, जो रशिया की करेंसी थी, उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। इसका इफेक्ट ये हुआ कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और रशिया की जीडीपी भी कम हो गई। अब गवर्नमेंट का रोल ख़त्म हो गया था, तो सब्सिडीज़ वगैरह हट गई और सोशल डेवलपमेंट रिलेटेड काम भी बंद हो गए। इससे बहुत सारे लोग गरीबी में चले गए थे। अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ता गया और इन सब के बीच में माफिया राज भी स्टार्ट हो गया था देश में। टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, यूएसएसआर में जितने भी 15 देश आते थे ना, तो यूएसएसआर के टूटने के बाद उनमें क्या क्या आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, क्या क्या लड़ाई झगड़े हो रहे थे, उसे हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। पहले तो रशिया की बात कर लेते हैं। इसके 2 रिपब्लिक्स जिनका नाम था चेचन्या और दगिस्तान, इनमें काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट मूवमेंट्स होने लग गए थे। तजाकिस्तान की बात करें तो इसमें लगभग 10 सालों तक सिविल वॉर चली थी, जो 2001 में आके ख़त्म हुई। जॉर्जिया के 2 स्टेट ये डिमांड करने लग गए कि उन्हें इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया जाए। इसी वजह से जॉर्जिया में भी सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी। चिकोस्लोवाकिया नाम का एक देश था, ये टूटकर 2 कंट्रीज बन गया था। इन 2 कंट्रीज का नाम पड़ा चेकस और दूसरे का स्लोवाक्स। सेंट्रल एशिया में भी टेंशन्स बढ़ रही थी। सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ में हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा थे। हाइड्रोकार्बन मतलब तेल वगैरह बहुत ज़्यादा था इन देशों में। इसी वजह से ये जगह बाहर की कंट्रीज़ के लिए एक कंपटीशन की जगह बन गई थी। कंपटीशन से मतलब है कि हर कंट्री चाह रही थी कि उन्हें ही सिर्फ तेल एक्सपोर्ट करें ये कंट्रीज़। 9/11 की घटना के बाद यूएसए ने सेंट्रल एशिया में अपना मिलिट्री बेस बनाया और यहाँ की कंट्रीज़ को पे करने लगा ताकि यूएसए अपनी एयरप्लेन्स इन देशों के ऊपर से उड़ा सके इराक और अफगानिस्तान के साथ वॉर करने के लिए। वहीं रशिया का मानना था कि ये कंट्रीज़ तो मेरे बॉर्डर के पास में है, तो इन्हें रशिया के इन्फ्लुएंस में होना चाहिए, ना कि यूएसए के। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़। पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में यहाँ पे सिर्फ रशिया का रेफरेंस दिया हुआ है, तो बेसिकली इस टॉपिक में इंडिया और रशिया के बीच के रिलेशंस बताए हुए हैं। इंडिया और रशिया का रिश्ता ऐसी कागजी रिश्ता नहीं है, हमारा रिश्ता विश्वास से बना हुआ है। रशिया ने हमेशा इंडिया का साथ दिया है, हमारी वॉर्स के टाइम पे भी वो हमारे साथ था। पाकिस्तान के साथ 65 और 71 की वॉर में भी रशिया ने हमारी मदद करी थी। हमारे रिश्ते इतने मजबूत है कि राज कपूर जी और अमिताभ बच्चन जी के नाम से रशिया में हर घर में कोई ना कोई मिल जाएगा। इंडिया और रशिया का कॉमन विजन था कि किसी एक देश की हेजीमनी ना हो पूरी दुनिया पे, हर देश ताकतवर हो। इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001 के अंडर 80 से भी ज़्यादा बायलैटरल एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं इंडिया और रशिया के बीच में। कश्मीर के मुद्दे पर भी पाकिस्तान की बजाय इंडिया का साथ दिया है रशिया ने। इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स के लिए रशिया बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया ने इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री को अपना क्रायोजेनिक रॉकेट दिया था। वहीं रशिया के लिए भी इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि इंडिया उसके लिए सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स का इंपोर्टर है। इंडिया रशिया से ऑयल भी खरीदता है। अब हमारा वैसे तो चैप्टर ख़त्म हो गया, लेकिन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक्स थर्ड चैप्टर के इस चैप्टर में मर्ज कर दिए सीबीएसई ने। इसी में पहला टॉपिक है अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग शब्द का मतलब है कि ये एक सीरीज थी एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट और आर्म्ड रेबिलियंस की, जो काफ़ी सारे अरब कंट्रीज़ के अंदर हो रहे थे। बुक के अकॉर्डिंग अरब स्प्रिंग की स्टार्टिंग डेट थी 18 दिसंबर 2010। अरब स्प्रिंग के कुछ गोल्स थे, जैसे इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेसी, इलेक्शन, ह्यूमन राइट्स। अब अरब स्प्रिंग स्टार्ट कैसे हुआ उसकी कहानी सुनो। देखो, हमें स्टार्टिंग डेट तो पता है 18 दिसंबर, तो 17 दिसंबर को एक इंसिडेंट हुआ था तुनीशिया नाम के देश में, जिसकी वजह से ये अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ था। मोहम्मद बुआजिजी नाम का एक ठेले वाला था तुनीशिया देश में। तो हुआ क्या कि उसकी रेडी को पुलिस वाले उठा ले गए, क्योंकि उसके पास ठेले लगाने का परमिट नहीं था। परमिट इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि परमिट उन्हें ही मिलता था जो वहाँ के ऑफिशियल्स को पैसा खिलाते थे। अब इस बेचारे ठेले वाले के पास कहाँ से घूस के लिए पैसे आएंगे, तो इसे परमिट नहीं मिलता। अब 17 दिसंबर की बात करते हैं। तो जब पुलिस इसकी रेडी को उठाने लगी तो इसने कहा कि साहब मैं फ़ाइन भर देता हूँ, मेरी रेडी मत लेके जाओ। तो पुलिस वाले ने फ़ाइन नहीं लिया, जबकि पुलिस वालों को सिर्फ फ़ाइन ही लेना चाहिए था उससे। लेकिन पुलिस वाले ने उल्टा उसे खूब मारा पीटा और उसकी रेडी भी ले गए। अब ये बेचारा कोर्ट वगैरह में भी गया, लेकिन वहाँ से भी इसको कोई हेल्प नहीं मिली, क्योंकि पूरे देश में करप्शन बहुत ज़्यादा था। इन सब से तंग आकर इसने एक गवर्नमेंट ऑफिस के सामने अपने आप को 17 दिसंबर को आग लगा ली। इस इंसिडेंट के बाद तुनीशिया में डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट होने लगे। ये प्रोटेस्ट बाकी अरब कंट्रीज़ में भी फैल गए थे। अरब स्प्रिंग का इन्फ्लुएंस अरब कंट्रीज़ के साथ साथ यमन, बहरीन, लीबिया और सीरिया में भी देखने को मिल रहा था।